ओम शांति। ओम शांति। अभी चारों तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर फोकस करेंगे। अपनी लाइफ की जर्नी को देखेंगे कि मेरे जीवन में जो सुख, जो शांति, जो खुशी मैं अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर वो मिसिंग है तो क्या कारण है? क्यों नहीं जीवन का मैं आनंद ले पा रहा? जीवन में अगर कहीं से इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, रिश्तों में तनाव है, तो इसका जिम्मेवार कौन? अपने आप से पूछें। किसी को नहीं देखना, अपने आप से बात करें कि अगर जीवन में मेरे जो रिलेशन है जितने बेटर होने चाहिए उतने बेटर क्यों नहीं है? जो रिलेशंस सिंपल और ब्यूटीफुल होने चाहिए वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? क्यों जो रिश्ते एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है वही रिश्ते हमारे लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं? पूछें अपने आप से कि मेरे प्यारे से प्यारे लोग, नज़दीक से नज़दीक के संबंधी, कई बार वहीं से ही दुख मिलता है, दर्द मिलता है। क्यों आज आपस में विश्वास की कमी हो गई है? क्यों तालमेल नहीं बन पा रहा? क्यों एडजस्टमेंट नहीं हो पाती? तो अगर नहीं हो रही तो उसके पीछे कारण क्या है? किस वजह से नहीं हो पा रही? अपने आप को देखें, पूछें। किसी भी रिश्ते में आप अगर हैं, पर्सनल है, प्रोफेशनल रिश्ते, अगर तालमेल नहीं हो रहा, दूसरों के साथ हमारी नहीं निभ रही, कारण कौन और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? अगर उनको दूर करना है तो फिर मुझे अब क्या करना पड़ेगा? क्यों नहीं आज तालमेल हो पाता? जब चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ या सामने वाला व्यक्ति है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हमारे बीच में ईगो क्लैश है तो किसका ईगो है, मेरा या दूसरे का? अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो हम नहीं रहे कि सामने से नहीं मिल रहा? चेक करें, अच्छी तरह अपने आप से पूछें। एक चीज़ याद रखें, जब हम रिश्तों की बात करते हैं दो चीज़ें आती हैं, एक है एक्सपेक्टेशंस, एक है एक्सेप्टेंस। क्या एक्सपेक्टेशंस होना नेचुरल है? अपेक्षा एक दूसरे से रखना नेचुरल है या नहीं? बहुत सी अपेक्षाएं एक दूसरे से रखते हैं कि ये ऐसे बात करे, ऐसे बिहेव करे, ये करे, वो करे, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होती, फिर तनाव बढ़ता है। तो एक्सपेक्टेशंस की भी जगह क्या हम एक्सेप्टेंस को लाइफ में ला सकते हैं? हर रिश्ते में 3 तरह की चॉइस होती है। पहला है जिसके साथ आप रह रहे हैं, नहीं निभ रही, छोड़ दो, अलग हो जाओ। दूसरी चॉइस है आप जिनके साथ रह रहे हैं एक्सेप्ट कर लो, ये ऐसे हैं, मुझे इनके साथ ऐसे चलना है, मुझे दिल से उनके स्वभाव संस्कार को स्वीकार, नेचर को स्वीकार करना है कि एवरीवन इज डिफरेंट, हर एक की नेचर भी, वे ऑफ थिंकिंग भी अलग होगा, मुझे उन्हें एक्सेप्ट करके चलना है। एक तरीका ये है। और एक तरीका है कि आप साथ रह रहे हैं, साथ रहे हैं और एक दूसरे के लिए नेगेटिव तीर मार रहे हैं,
सोच रहे हैं, कुड़ रहे हैं, चिड़ बात बात पे बिगड़ रहे हैं, अंदर ही कुड़कुड़ हो रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसने मुझे तंग करके रखा है, ये नहीं होता तो मेरा घर ठीक हो जाता। फिर कहेंगे कि आपकी वजह से मैं रह रही हूँ। आपकी वजह से नहीं, बच्चों के वजह से रह रही हूँ। अगर बच्चे नहीं होते मैं कब की छोड़ जाती आप। रहेंगे साथ पर एक दूसरे को दर्द के तीर चलाते रहेंगे। तो 3 चॉइस है। अब 3 चॉइस में से सबसे अच्छी कौन सी है, सबसे खराब कौन सी है? एक्सेप्ट करना कि हर आदमी डिफरेंट है, हर एक की अपनी अपनी नेचर है। गुण तो मिलाते हैं कुंडली में, पर मिलते नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में तो विचार सबके अलग अलग होंगे, तो वो तो आपको मिलाने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं, तो खुद ही मैच करने पड़ेंगे। तो एक्सेप्ट कर लो और एडजस्ट होके चलो, ये सबसे बेस्ट है। और सबसे वर्स्ट कौन सी है? किनारा कर लो। नहीं, रहो साथ में। किनारा करना तो फिर भी चलो बेटर है, मैं पीछा छूट गया, लेकिन रहो साथ में पर दर्द के तीर हमेशा एक दूसरे को मारते रहो। यही है मेरी समस्या का कारण, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक दूसरे को नेगेटिव सोचते रहो। मान लो आपको नहीं है पसंद, कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, ऐसी भाषा बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा कड़वा ही बोलता है। मीठा बोलना उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है, प्यार से भी बोला जा सकता है, उसे पता ही नहीं है। नहीं है पसंद, छोड़ दो, एक चॉइस है। और एक है कि रहो साथ और एक दूसरे के लिए ठीक नहीं सोचो। रिश्ता आप क्या बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप दूसरे के लिए सोचते क्या हैं। हम कई बार कहते हैं जी मैंने इतना मीठा बोल के देख लिया, इतने अच्छे से मैं उनसे बिहेव भी करता हूँ, पर फिर भी सामने वाला नहीं बदलता। उसके पीछे कारण ये है कि हम बोल तो मीठा रहे हैं, पर अंदर में क्या उसके लिए सोच रखते हैं। अगर हमारे मन में उसके लिए सोच है कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तुम सही नहीं हो, तो इसका मतलब वो सोच उस तक जाएगी और वो फिर अच्छा होगा ही नहीं। बहुत से लोगों को ये आर्ट आता है, बाहर से मीठा बोलेंगे और अंदर से कड़वा सोचेंगे। और हमें लग रहा है हम मीठा बोल रहे हैं, फिर भी सामने वाला व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बाहर से ठीक बोल रहे, अंदर से ठीक सोच नहीं रहे। कई लोग होते हैं, सामने से कोई मिले, वाह कितनी सुंदर ड्रेस पाई है आपने, और अंदर से सोचते हैं कि ये तो कार्टून लग रहा है आज। अब बाहर से तो बोलेंगे नहीं कि यू आर कार्टून, ये ड्रेस ठीक नहीं है, ये कोई मैच है, पर अंदर से सोचेंगे। तो ये डबल जो हो गया है ना, ड्यूल पर्सनैलिटी, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये प्रॉब्लम रिश्तों में क्रिएट करता है। हम अंदर बाहर एक जैसे नहीं हैं और दूसरे को भी फिर वैसा ही समझते हैं। वो मीठा बोले तो हमें लगता है कि गड़बड़ है कुछ, क्योंकि मैं भी ऐसे करता हूँ, मीठा बोलता हूँ पर सोचता गड़बड़, तो मुझे क्या लगेगा कि दूसरा भी बाहर से तो ठीक बोलता है पर अंदर मेरे लिए सही सोचता नहीं। फिर हम कहते हैं मैं अच्छी तरह से तुझे जानता, अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, अपने को समझा नहीं, और दूसरे के लिए क्या कहेंगे, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम कितने पानी में हो, क्या मेरे लिए सोचते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आया शाम के टाइम, आप कहेंगे जी आइए आइए वेलकम, बड़ा अच्छा हुआ
आज आप हमारे घर में आए और अंदर से सोचेंगे कहाँ आ गया बिना बताए, अभी तो मैंने मार्केट जाना था सब्जी लेने और ये आ गया, ना कोई टेलीफोन किया, संडे के दिन छुट्टी वाले दिन आना चाहिए, और बाहर से कह रहे जी आप आए बड़ा अच्छा लगा। अब जो आया है वो आपसे भी चालाक है, आपने उसके लिए अच्छा बोला पर अच्छा सोचा नहीं, उसने भी अच्छा बोला और अच्छा सोचेगा नहीं। वो अच्छा बोलेगा देखो भाई साहब मैं गुजर रहा था सामने से तो ख्याल आया कि आज आपके दर्शन करता चलूं, आपसे मिलता चलूं, और अंदर से सोचेगा आज काम पड़ा है इसलिए आ गया, नहीं तो मैं आपकी शक्ल ना देखूं। वो भी ठीक नहीं सोच रहा, बोल सही रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सही बोला। तो जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो दूसरे तक जाता है। बोलने से पहले हमारी सोच दूसरे तक पहुंच जाती है, याद रखना। बोलते तो हम तब हैं जब हम मिलते हैं, पर सोचते हम तब भी हैं जब नहीं मिलते। और थॉट्स की स्पीड सबसे हाईएस्ट है, बड़ी जल्दी दूसरे तक पहुंचती है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए गलत सोचता है, नेगेटिव थॉट रखता है, तो क्या आप उसके लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? वो आपसे प्यार से बात नहीं करता तो क्या आप प्यार से बात कर सकते हैं? वो जो बात ठीक से नहीं करता, वो अपने बारे में डिसाइड करता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, पर आपके बारे में करता है? आपके बारे में कौन डिसाइड कर रहा है? हम खुद। लेकिन किस आधार पर डिसाइड करते हैं? उसको देख के कॉपी करने में होशियार, कि अगर वो प्यार से बोलेगा तो मैं भी प्यार से बोलूँगा, अगर वो कम प्यार से बोलेगा तो मैं भी कम प्यार से बोलूँगा, अगर वो बोलता ही नहीं, मुंह फेर के चला गया, तो मुझे भी क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं भी नहीं बोलूँगा। बड़ी जल्दी दूसरे को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और वो भी बुराई, अच्छाई नहीं। तो दूसरा गलत सोच रहा है, मैंने डिसाइड करना है कि वो कुछ भी सोचे पर मुझे उसके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव ख्याल मन में लाने हैं, तो मेरे थॉट्स उस तक पहुंचेंगे और उसको बदलेंगे। अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो व्हाट इज द मेथड? वो नेगेटिव सोचे, उसकी मर्जी, पर मैंने क्या सोचना उसके लिए? पॉजिटिव सोचना है। तो जैसे उसके नेगेटिव मेरे तक पहुंच रहे हैं, मेरे पॉजिटिव भी तो उसके पास जाएंगे, और उस तक जाएंगे तो उसकी सोच बदलेगी। क्या वो व्यक्ति जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेलता है, आपको धोखा देता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण आपके घर में, आपकी जॉब में, आपकी दुकान में प्रॉब्लम आ गई, क्या आप उसके लिए भी अच्छा सोच सकते हैं? होता ना रिश्ते नातों में, आज बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों पार्टनर हैं, थोड़े दिनों बाद तालमेल की कमी हुई, अब गड़बड़ हो गया, क्या उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? आप कहेंगे इन व्यक्ति के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ दिया, मेरा अपना रिश्तेदार है, अपना भाई है, जिसको मैंने दिया आज मुझे ही आंख दिखा रहा है। होता है ना ऐसा? अब उसमें क्या करें? क्या उसके लिए भी अच्छा सोचा जा सकता है? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? अपने बेनिफिट के लिए अच्छा सोचना है। अगर मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचूंगा तो बेनिफिट मुझे होगा, मेरी खुशी कायम रहे, मेरे रिश्ते ठीक बने रहेंगे, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। इसलिए दूसरे को माफ़ करना सीखना है। माफ़ इसलिए नहीं कि उसने गलती नहीं की, गलती उसने की है,
उस गलती के लिए सोच के माफ़ नहीं कर सकते। आपने अपनी खुशी के लिए माफ़ करना है कि जितनी जल्दी मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट करूँगा उतनी जल्दी मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, मेरी खुशी कायम रहेगी, मेरी परेशानी समाप्त होगी। और जब तक आप सोचते रहेंगे इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, तो खुशी किसकी गायब? हमारी गायब। और जितने किसी की बात को पकड़ के रखा इस दिमाग में, मन में, भारी हो जाएगा, हेडेक हो जाएगी। पकड़ के रखेंगे, यहाँ तो ब्लॉकेज होगी, यहाँ भी हो जाएगी हार्ट में, क्योंकि पकड़ के रखा। किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना है। अगर जीवन को बेटर करना है तो क्या करना है? पास्ट की बातों को भूल जाना है, याद नहीं रखना। हम याद रखते हैं, इसने मेरे साथ याद ये किया, मैं तो 10 साल हो गए, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, इसने किया ही ऐसा मेरे साथ। और फिर उल्टा भी सोचेंगे कि जो मेरे साथ हुआ भगवान करे इसके साथ भी वही हो जाए। तो सबसे पहले नेगेटिव किसके दिमाग में आया, किसके माइंड में रजिस्टर रिकॉर्ड हुआ? मेरे में। जहर किसने अपने मन में भरा? मैंने। जहर जहाँ रखोगे उस बर्तन को पहले नुकसान करता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले कहाँ गिरता है? खुद ही गड्ढे में गिरता है। वाजपेयी साहब की एक बड़ी अच्छी पॉइंट थी, औरों को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। तो क्यों दूसरे के लिए नेगेटिव सोचें? दूसरे के लिए भला सोचेंगे, उसका भला होना हो पहले मेरा भला होगा। ये पूरा नियम है, यूनिवर्सल सिद्धांत है। दूसरे के लिए गलत सोचा तो गलत पहले मेरा होगा, और अच्छा सोचा तो मेरा अच्छा तो हो ही जाएगा, उसका होए ना होए, उसका भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। भगवान कहो कि भगवान इसे सद्बुद्धि दे, इसकी भी बुद्धि का ताला खुल जाए, ये भी सही रास्ते पे आ जाए, ये भी खुश रहे। बस इतना सोचना है आपने। नेगेटिव अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। आएगा जरूर, इतना आसान नहीं, लेकिन अगर आपने सोच लिया मुझे प्यार की शक्ति से काम लेना है, एक है गुस्से की शक्ति, एक है प्यार की शक्ति। प्यार में कहते बहुत ताकत है। कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, अगर आपके पास प्यार भरा हुआ है, आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को प्यार से हैंडल कर सकते हैं। 2.5 अक्षर का शब्द है प्यार, स्नेह, प्रेम, और है बड़ा पावरफुल। पहाड़ जैसी समस्या को भी राई तो क्या रुई से भी हल्का कर देता है। और ये दुनिया प्यार से ही चलती है। अगर नफरतों से चलती होती कब तक तबाह हो जाती दुनिया। प्यार ही तो परिवारों को भी चलाता है, दुनिया को भी चलाता है। प्यार पशु पक्षी तो चाहते ही है, प्रकृति भी प्यार चाहती है। आप एक प्लांट को प्यार से पानी दो, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। प्यार से रिंग मास्टर सर्कस में बड़े बड़े जानवरों को, शेर, टाइगर, अपने इशारों पे नचाता है, जैसा कहता है वैसे ही करते हैं। है ताकत प्यार में कि इतने वीडियोस आते हैं कि कोई आदमी शेर से गले लग रहा है, शेर से रोज मिलता है, उसने पाले हुए हैं शेर। तो वो भी है प्यार की ताकत। प्यार तो पत्थर दिलों को भी पिघला देता है। आप सबके अंदर प्यार है, प्यार का संस्कार है सबके अंदर, पक्का? अगर आपके पास प्यार का संस्कार है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आप हमेशा सबके साथ प्यार से बात करें, है ना? ये तो नहीं कि जब
काम पड़े तो प्यार से बात करो, कभी कभी करो, जिससे काम हो उसी से करो। अगर प्यार है तो फिर सबके साथ है और सदा है या नहीं? अच्छा, आपके अंदर तो प्यार है और सामने वाले के अंदर क्या है? मान लो जिससे आपकी नहीं निभ रही उसके अंदर गुस्सा भरा है, उसके पास गुस्से की शक्ति है, गुस्से का संस्कार है। आपका संस्कार प्यार का है। पर होता ये है कि जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आप कहते जी मैं तो भला चंगा बैठा था, वो आया और उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब वो कैसे गुस्सा दिला दे? आपके अंदर तो प्यार था। आप अपना प्यार कैसे भूल गए? हुआ ये कि जैसे ही वो व्यक्ति आया, उसने गुस्से के संस्कार को यूज किया, तो वो आपके ऊपर इतना हावी हो गया कि आप भूल गए कि मेरे अंदर प्यार की शक्ति है, मेरे पास संस्कार प्यार वाला है, और आप भी उसके रंग में रंग गए। जब सामने वाला गुस्से के संस्कार को इस्तेमाल करके मेरे प्यार के संस्कार को डाउन कर सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यार में इतनी ताकत हो कि वो प्यार का संस्कार दूसरे के गुस्से के संस्कार को डाउन कर दे और वो प्यार से बात करने लग जाए? मैंने उसके गुस्से को देख के अपने संस्कार को किनारा करके उसके गुस्से के संस्कार को कॉपी कर लिया। होना ये चाहिए था कि मैं इतना पावरफुल होता कि मेरे प्यार के संस्कार को देख के सामने वाला गुस्से वाला शांत हो जाता और वो भी प्यार से बात करने लग जाता। लेकिन हो रहा है उल्टा। इसका मतलब पावरफुल वो व्यक्ति है या मैं? जो गुस्सा दिला रहा है वो ज़्यादा पावरफुल निकला और मैं कमज़ोर पड़ गया। तो अब क्या करना है? जब कोई ऐसा करे तो उसके ऊपर चिंतन नहीं करना शुरू करना। जो गुस्सा दिला रहा है, कुछ बोल रहा है आपको, आपने उसकी बात के ऊपर चिंतन ना करके ये भी नहीं सोचना कि तुम डर गए क्या, तुम क्यों नहीं बोलते। नहीं, आपने सोचना है मेरे अंदर प्यार का संस्कार है, लड़ने का संस्कार, गुस्सा करने का संस्कार मेरे अंदर है ही नहीं। मेरी हट्टी दुकान में गुस्सा बिकता ही नहीं है, रखा ही नहीं है मैंने रखा ही प्यार है, इसको चाहिए ले लो। तो इतना अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपना प्यार का संस्कार इतना अच्छा बनाना है। सपोज आपकी कोई रानी, सास, जेठानी, आपका कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आपसे प्यार से नहीं बोलता, बहुत गुस्सा करता है, जब देखो चिल्लाता रहता है, तो आप उसको देख के डिस्टर्ब होते हो। अब आज अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करो। आप अपनी उसकी प्रॉब्लम की जड़ में जाओ कि ये मेरा रिश्तेदार ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ये चिल्लाता रहता है, क्यों ये रोब मारता रहता है, इसके पीछे कारण उसके मन में घुसो। जब आप उसके मन में एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब है, दुखी है, दर्द में है। वो आत्मा दर्द से जी रही है। आपके साथ तो वो 10 मिनट के लिए गुस्सा करती है, अपने साथ 24 घंटे ही गुस्सा करती है, अपने साथ झगड़े में रह रही है, कन्फ्लिक्ट में रह रही है। तो वो व्यक्ति, अब आपने अगर उसके ऊपर गुस्सा किया, वो गुस्सा कर रहा है और उसको देख के आपने भी गुस्सा किया, तो आप उसके दर्द को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? वो दर्द में है, वो बीमार है। जब आपको लगेगा कि ये मेरा संबंधी बेचारा दर्द में है, तो आपको सहानुभूति पैदा होगी, फिर गुस्सा नहीं होगा, फिर तरस पैदा होगा कि इसके कुछ किया जाए, इसको ठीक किया जाए। फिर आपने चोट पे नमक नहीं डालना, चोट पे क्या करना है? मलहम लगाना है।
नमक डालने का मतलब है वो गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, उसका और बेचारा दुखी होगा। और मलहम लगाने का मतलब है कि आप उसके साथ जितना वो गुस्सा करे आप उतना ही प्यार से उसके साथ पेश आएं। वो आदमी अंदर से खाली है, सूखा है, रूखा सूखा जीवन है उसका। क्योंकि कभी समुद्र को आग लगती है, बांस की सूखी झाड़ियों को अपने आप लग जाती है। तो जो व्यक्ति जल रहा है आग में, गुस्से की आग में, इसका मतलब वो खाली है, रूखा सूखा है, उसको प्यार की जरूरत है, वो प्यार का अधिकारी है। तो उसे प्यार देना है, प्यार से बिहेव करना है, तब वो ठीक होगा। पर प्यार तब दोगे जब हमारे पास प्यार होगा। अगर हम ही खाली हुए, वो भी प्यार से खाली, हम भी प्यार से खाली, तो खाली बर्तन आपस में क्या करते हैं, इसलिए झगड़े हो जाते हैं। दोनों खाली बर्तन जब टकराएंगे तो क्या होगा, वो कहेगा तुम मेरे से प्यार से नहीं बोलते, वो कहेगा मैं भी नहीं, तुम भी नहीं बोलते। अब एक भी बोलना शुरू कर दे, एक भी झुक जाए, रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एक भी बदल जाए तो झुकना तो पड़ेगा ना एक। अब आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाए, ठीक है, वो गुस्से की आदत को छोड़ दे, वो प्यार वाला बन जाए, उसके अंदर जो ये बीमारी है गुस्से की वो ठीक हो जाए। अब उसको कैसे ठीक करेंगे बताओ? आजकल कई तरह की बीमारियां लोगों को लगी हुई है। एक बीमारी है गुस्से की, एक है दूसरे को कंट्रोल करने की, एक है जेलसी की। कई तरह की है, निंदा करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक वो बीमारी है। और ये एक नहीं, सबको लगी हुई है, सारी की सारी। अब मान लो आपने किसी की बीमारी को ठीक करना है, क्या बीमारी को ठीक करने का तरीका यह है कि आप खुद बीमार हो जाए? एक डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं जाए, मरीज का इलाज करे और मरीज की बीमारी अपने अंदर ले आए तो वो डॉक्टर हुआ? तो गुस्सा एक बीमारी है, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो बीमार है। अब उस बीमार को ठीक करने का मतलब ये है कि मैं भी गुस्सा करूं, मतलब मैं भी बीमार हो जाऊं? ये है क्या तरीका है? अगर मैं कह रहा हूं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब उसने गुस्सा किया तो मुझे भी गुस्सा करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए, तो इसका मतलब है डॉक्टर खुद बीमार हो गया, बीमारी का इलाज करने चला था, खुद ही बीमार हो गया। अब बीमार क्या दूसरे बीमार को ठीक करेगा? ठीक तो वही करेगा जो कूल एंड काम रहेगा। एक आदमी कहता जी लोहा ही लोहे को काटता है। मैं बहुत अच्छी बात कही, तो पता है कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है? सोच में पड़ गया। मैं क्या, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है? कभी गर्म लोहा सुना? मैं गर्म लोहे को काटे, अगर दोनों को गर्म कर दे तो दोनों ही कट जाएंगे। तो ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। कोई व्यक्ति गुस्से में आग बबूला हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो आप ठंडे रहो, आप शीतल रहो, आप प्यार से बात करो। वो जितना गुस्से से बात करे आप उतना ही प्यार से बात करो, तो क्या होगा, वो व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि भाई ये किस मिट्टी के बने हैं। तो धीरे धीरे वो भी एक थोड़ा सा चिल्लाएगा और चिल्लाएगा, फिर लास्ट में कहेगा कोई फायदा नहीं है, तो डिस्टर्ब हुए ही नहीं। पहले उसकी कोशिश होती है कि थोड़ा बोलो, फिर और डोज बढ़ाएगा और अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। अगर हमने कसम खा ली कि हमने डिस्टर्ब होना ही नहीं है तो क्या रिजल्ट निकलेगा? वो उसको खुद ही चुप होना पड़ेगा, वो खुद ही शांत हो जाएगा। अगर घरों में हम सहन शक्ति को भी डेवलप करें ना, पेशेंस, धीरज और सहन शक्ति, कितनी समस्याएं ठीक हो जाए। कहते हैं होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है,
औलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं होता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। लोग कहते हैं मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों मरूं, मैं ही क्यों सहन करूं। याद रखना, जो सहन कर गया वो शहंशाह बन गया। लकड़ी क्या सहन करेगी आग को, तो जल जाएगी। सोना ही सहन करेगा, वो उस आग से और निर्मल बन जाएगा। जो लकड़ी होगी वो जल जाएगी। तो सहन करने से डरना नहीं है, ये पावर है, ये कमजोरी नहीं है। लोग उकसाएंगे आपको कि आपने क्यों नहीं बोला कुछ, आप चुप रह गए, आप कमजोर हो, बोलो दो। उसने दो बोला, तुम चार बोलो। उसने एक आंख फोड़ी, तुम दो फोड़ के दिखाओ। उसने एक दांत तोड़ा, तुम उसके पूरे तोड़ दो। ऐसा कहते हैं, लेकिन वो तरीका नहीं है। सहन शक्ति बहुत बड़ी पावर है, ये कमजोरी नहीं है, ये बुजदिली नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी मजबूती है। पर खुशी से सहन करना है, मजबूरी में नहीं, दुखी होके नहीं कि क्या करूं, अब कुछ कर तो सकता नहीं, चलो सहन ही कर लो। खुशी से करना है। और सहन वही करता है जो पावरफुल है। कमजोर क्या करेगा बेचारा। एक हाथी है, हाथी पे कितने पंछी बैठ जाते हैं, वो परवाह ही नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब ये थोड़ी हाथी कमजोर है। हाथी चलता है मस्त चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बंदर टहनियों पे उछलते रहते हैं, वो देखता ही नहीं उनकी तरफ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हाथी कमजोर हो गया। वो इग्नोर कर रहा है, छोटे मोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। घर में बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दादा, बच्चा छोटा होता है, पोता दोता, उसकी मूछें पकड़ लेगा, उसके कान मरोड़ देगा, उसके कंधे पे जाके बैठेगा। दादाजी बोलते हैं उसको कुछ और ही उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दादाजी कमजोर है, उन्होंने सहन कर लिया। सहन करना अच्छी क्वालिटी है। कमजोर तो वो है जो बात बात पे इरिटेट हो जाता है, जो समझता नहीं कुछ बात को, वो कमजोर है। जो बात बात पर अपना आपा खो बैठता है, और जो सहन कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जितने भी महान लोग हुए, बड़े लोग हुए दुनिया में, उन्होंने सहन किया है। और आप भी अगर बड़े बनना चाहते हैं, शहंशाह बनना चाहते हैं, तो सहन तो करना पड़ता है, पर खुशी से करना है। ये सोच के करना है इसमें मेरी भलाई है, मेरा बेनिफिट है, फिर आपका रिलेशन बड़े प्यारे हो जाएंगे। तो स्नेह की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्यार की गंगा बहानी है। अपने को प्यार से इतना भरपूर करना है कि आप दूसरों को भी प्यार दे सको, क्योंकि ये संसार प्यार से कंगाल हो चुका है, खाली हो गए लोग बेचारे। तो उनको प्यार दीजिए, देखना वो आपके बड़े नज़दीक आएंगे, आपके संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अभी एक छोटा सा प्यार का गीत बजेगा जो हमें मैसेज देगा कि ज़िंदगी प्यार का गीत है। यहाँ प्यार से ही चलना पड़ता है। प्यार की पावर को पहचानिए। एक प्यार में देखो, छोटा बच्चा माँ की गोद में चिपका रहता है, प्यारी तो है, उसको मौसी भी अच्छी नहीं लगती, माँ ही अच्छी लगती है। माँ का प्यार है, निस्वार्थ प्यार है बच्चे के लिए। और प्यार में माँ, बच्चा बीमार है, सारी रात जागती रह लेती है, किसी और के लिए कहो जागते रहो, नहीं, पर बच्चे से प्यार है, बच्चा बीमार है, वो जागती रहेगी। ओम शांति। तो अभी हमने कुछ देर पहले बहुत अच्छा सॉन्ग सुना जो हमें मैसेज दे रहा था कि जीवन में कैसे चलना चाहिए, कौन सी बोली बोलनी चाहिए। पंजाबी बोली बढ़िया है या प्यार की बोली, या पंजाबी बोली प्यार वाली बोली है? बोली तो प्यार की ही होती है, हम उसको कैसे भी बना सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना।
हमने कौन से शब्द बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, कहाँ बोलने हैं, उसकी तो समझ होती है। लोग कहते सच बोलो, पर सच का मतलब क्या है कि हर जगह बोलो है? कहाँ बोलना है समझ तो चाहिए ना। अब सच तो ये है कि राम नाम सच है, सत्य है, वही हो गया, राम नाम सत्य है। पर कहाँ बोलना है? अब आप किसी की शादी में गए, दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जा रहा है और आप कह रहे हैं भाई ले लो जी गिफ्ट, और ये बात याद रखना कि राम नाम, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम घर में सोचते हैं हम तो सच बोल रहे हैं भाई, सामने वाला हमें क्यों नहीं स्वीकार करता, हमने तो सच बोला था। पर सच बोलने की युक्ति तो होनी चाहिए ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सोच के बोलो, युक्ति से बोलो। युक्ति भी, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे। 40-50 साल उन्होंने लाहौर में बैठ के हुकूमत की। अब राजा तो बड़े पावरफुल थे, पर बचपन में ऐसा हुआ कि चेचक हो गया और एक आंख चली गई। अब 2 आदमियों में शर्त लग गई कि राजा के पास जाके बताना है उनको कि आप काणे। एक देशी टाइप का आदमी था, वो सीधा ही जाके चला गया और कहता जी हमारा बादशाह, हमारा महाराज काना है। राजा को कहा भाई ये कौन आ गया जो सामने सामने मुझे गाली दे रहा है, उसको जेल में डाल दिया। दूसरा समझदार था, वो जाकर कहता है महाराज धन्य हैं आप जो सबको एक आंख से देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, सबको एक आंख से देखते हैं और 2-2 आंखों वाले आपको सलामे करते हैं। राजा खुश हुआ। तो क्यों? बात वही है, कहने का तरीका अलग है। वो सीख जाए तो परिवारों में आपस में तालमेल हो जाए। पर हम कहते हैं हम तो जी सच बोल रहे हैं, हम तो मुंह में बोल देते हैं जो है, पर हर चीज मुंह पे जो आए वो निगलनी पड़ती है। बताया ना, होठों तक आई बात भी निगलनी पड़ती है, हर चीज बाहर नहीं निकालनी है। 32 लॉक लगाए हैं भगवान ने, है ना, तो इसलिए लगाए हैं कि जो आ जाए बात तो अंदर रखनी है, बाहर नहीं निकालनी है। उसके बाद ये होंठ लगाए हैं मास्टर लॉक, इनसे भी बाहर आ गई तो फिर जो बात निकल गई, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आते। इसलिए कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है, लोग कहते हैं भाई साहब बात बनी नहीं, आप 2 घंटे से बोले जा रहे हैं पर कुछ मजा नहीं आ रहा। और एक व्यक्ति 2 शब्द बोल के जाता है, इतने इम्प्रेसिव बात करके जाता है कि लोग कहते हैं बात तो लाख टके की है। 1.25 लाख की बात कही आपने, और उन बातों को लोग पकड़ के लिख के डायरियां भरते हैं कि ये मुहावरा है, ये प्रोवर्ब बन गई, ये श्लोक बन गया, ये शब्द बन गया है, तो वो भी बोली थॉट फॉर टुडे लोग याद रखते हैं। अच्छा इतनी पावरफुल बात है, फेमस सेइंग के नाम से लोग कोट करते हैं, कोटेशन बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं एक मूर्खता और एक मंत्र बन गया। तो ये बोलने का भी आर्ट है, सोचने का भी आर्ट है, व्यवहार का भी आर्ट है। हमें वही व्यवहार दूसरे के साथ करना है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, और जैसा हम करेंगे हमारे साथ वैसा होगा। अगर हम किसी की इंसल्ट करेंगे, हमें हमारी इंसल्ट करने वाला भी कोई ना कोई आ जाएगा। हम किसी का नुकसान करेंगे, हमारा भी नुकसान कहीं ना कहीं से हो जाएगा। अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमें सुख देने वाले भी
आ जाएंगे। एक राजा था, राजा ने एक हाथी पाला हुआ था, बड़ा प्यारा था हाथी राजा को। अब वो हाथी बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया। राजा ने सोचा क्या किया जाए हाथी का। उसने आसपास के गांव के सारे लोग बुलाए और कहा, भाई देखो ये हाथी मुझे बहुत प्यारा है, इस हाथी को आप लोग ले जाओ अपने गांव में, इसकी संभाल करो, ये सोच के संभाल करो कि राजा ने हमें दिया है अच्छी तरह से, पर कोई ये खबर लेके मेरे पास मत आना कि हाथी मर गया। और राजा का ऑर्डर था, ले गए हाथी को अपने गांव, कई सालों तक उसको पाला संभाला। अब आदमी ने, किसी का तो ऐसा तो है नहीं कोई अमर होके आया है, कभी ना कभी जाना है, वो तो ऐसे ही बूढ़ा हो चुका था। एक दिन हाथी ने प्राण त्याग दिए। सारे गांव के लोगों को चिंता पड़ गई, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब राजा को कौन जाएगा बताने। तो किसी ने कहा, गांव में एक एज्ड आदमी है, एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उससे समस्या का हल करवाते हैं। चले गए दादाजी के पास, दादाजी ये समस्या आ गई है। कहता डोंट वरी, जैसे ये आए थे वो, ये भी बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, तो ऐसे वो भी अनुभवी थे। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं हैंडल करूँगा, कल सवेरे दरबार में चलेंगे, मैं बताऊँगा राजा को। गाँव वाले निश्चिंत होके चले गए कि भाई ये अपने आप निपटेगा। अपने आप राजा इसको जो भी करे। वो बड़ा युक्ति युक्त आदमी था। तो राजा को कहता, जहाँ पना जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना आंखों से कुछ देख रहा है, ना सांस ले रहा है, ना घास खा रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है। राजा कहता, वो मर गया क्या फिर? वो कहता, जहाँ पना हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। ये बात हम नहीं बोल सकते कि मर गया, पर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो युक्ति मिली ना, युक्ति से मुक्ति मिलती है। ये सारी स्किल्स अगर हम में आ जाएं, और तो रिश्ते क्या हैं, जीवन क्या है, बहुत आसान हो जाए। बस सोचने से पहले भी सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं। और कभी भी जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, कभी ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो क्वालिटी दूसरे के अंदर भी हो। जरूरी नहीं है कि हर क्वालिटी जो आपके अंदर है वो दूसरे पे भी होगी। हम तब भी दुखी होते हैं। मैं सच बोलता हूँ, सामने वाला झूठ बोले तो मुझे गुस्सा आता है। मैं तो हमेशा सच बोला, फिर मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है? वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी वो क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर कोई और क्वालिटी है। उसके अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, उसमें भी अच्छाइयाँ हैं, पर उसकी अच्छाइयाँ अलग हैं, आपकी अच्छाइयाँ अलग हैं। आप सच तो बोलते हैं पर मीठा नहीं बोल रहे। हो सकता है वो सच ना बोलता हो पर मीठा तो बोलता है, वो उसकी क्वालिटी है। तो कभी भी अपनी क्वालिटी को, अपने संस्कार को, अपनी विशेषता को दूसरे के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है। और अगर ना मिले तो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़नी। अगर दूसरे, हम ये भी कर देते हैं, मेरे अंदर टाइम पे आने का संस्कार है, मैं पंक्चुअल हूँ। 6 बजे बुलाया, मैं 6 बजने से 5 मिनट पहले आ गया, पर मैंने देखा कि कोई नहीं आया, मैं अकेला ही आया, या 1-2 थोड़े थोड़े आने लगे। अब मैं यहाँ डिस्टर्ब हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। देखो 6 बजे बुलाते हैं, कोई नहीं आता, जिन्होंने बुलाया वो भी नहीं आए स्टेज पे, तो लोग भी नहीं आए, किसी को टाइम की कदर ही नहीं है इंडिया में। दुखी हुए ना। मेरे पास अच्छी क्वालिटी है, मेरी अच्छी क्वालिटी मेरे लिए परेशानी का कारण बन रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो क्वालिटी सब में हो। वो मेरी भूल है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, जो संस्कार मेरे हैं सबके वैसे नहीं होंगे, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, उनकी सोच अलग अलग है। कोई कहता 5 मिनट पहले आ जाओ, कोई कहता पूरा टाइम पे आओ, कोई कहता 10 मिनट चल जाएगा, कोई आधा घंटा भी चला लेता है। सबका सॉफ्टवेयर अलग अलग है।
अब उनके सॉफ्टवेयर को देख के मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी तब होता हूँ जब मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि उसके अंदर भी वो क्वालिटी हो। अब आप 2 दिन तो आ गए, तीसरे दिन आप कहेंगे भाई कोई नहीं जाता टाइम पे, तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी कल से 6:15 ही जाऊँगा। तो क्या हुआ? आपने अपने पंक्चुअलिटी का गुण छोड़ दिया। अपनी अच्छाई दूसरे की बुराई को देख के छोड़नी नहीं है, ये याद रखना है। दूसरे में ना मिले तो ना डिस्टर्ब होना है, ना उस अपनी गुड क्वालिटी को छोड़ना है। ये सोचना है हर एक की संस्कार, हर एक का वे ऑफ थिंकिंग, हर एक की विशेषताएं अलग हैं। किसी में एक गुण है, किसी में दूसरा गुण है, और कोई भी गलत नहीं है इस दुनिया में। हम डिस्टर्ब तब होते हैं जब हम सोचते हैं ये रॉन्ग है, ये बुरा है, ये गलत है। कोई रॉन्ग होता ही नहीं। एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू हिज और हर संस्कार, थिंकिंग। डिफरेंट पीपल विल हैव डेफिनेटली डिफरेंट थिंकिंग। एक जैसी थॉट्स होगा सबका। अगर एक जैसे हो तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, सब एक ही काम करने लग जाएंगे। तो वैरायटी है, किसी को ये चीज़ पसंद आती है, किसी को वो चीज़ पसंद आती है। गार्डन में भी सारे एक ही तरह के फूल हो, आप भी तंग आ जाएंगे कि भाई कुछ वैरायटी नहीं है ऐसी। तो अलग अलग रंगों के अलग अलग वैरायटी फूल होते तभी तो अच्छा लगता है ना। वैरायटी इज द ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर। वैरायटी को जब हम एक कहते हैं कि वो मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे को क्यों नहीं अच्छा लग रहा, इसका मतलब मैं उस वैरायटी को ख़त्म कर रहा हूँ, उस ब्यूटी को ख़त्म कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है कि सब एक जैसे सोचने लग जाए, एक जैसे बिहेव करने लग जाए। तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, संत तुलसीदास जी कह गए। तो स्वीकार करो ना, स्वीकार करो। हम बाहर स्वीकार कर लेते हैं, पर घर में बच्चा पैदा ऐसा हो जाए फिर नहीं स्वीकार कर पाते। जिससे शादी की वो ऐसा निकल जाए जो मेरे अनुसार सही नहीं, तो स्वीकार करना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो बच्चा मेरे घर आया है वो जरूरी नहीं मेरे तरह ही हो, वो पिछले अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग संस्कार लेके मेरे पास आया है। कई बार 2 बच्चे होते हैं, उनके अलग अलग संस्कार होते हैं। एक इंट्रोवर्ट है, एक बोलता ही रहता है। एक क्लास में टॉप करता है, एक पढ़ता ही नहीं है। एक की हॉबी अच्छी है, एक की हॉबी दूसरी है। और कई बार तो ऐसे भी बच्चों के संस्कार होते हैं जो हमारे से मिलते ही नहीं है, और हम हैरान होते रहते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है क्या, इसको मेरे मेरे हमारी एक भी क्वालिटी नहीं इसके अंदर। वो आपका तो अभी बच्चा बना है, और कईयों का बच्चा कई बार रह के आ गया है पीछे, कई जगह जन्म लेके कई तरह के संस्कार लेके वो आया है, अभी छोटा दिख रहा है। वो पिछले जन्म में पता नहीं कितना कहाँ था, क्या कैसी माहौल में था। आपके साथ हिसाब किताब है इसलिए आपके पास आया है। उसे स्वीकार करो, सोचो अच्छा है, जैसा भी है मेरा है, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। और एवरीवन इज राइट। सोचो ही नहीं कि ये गलत मेरे साथ ये हुआ, ठीक नहीं हुआ। कुछ भी गलत नहीं हो रहा, समझने में कमी है। भगवान की बनाई सृष्टि में सब प्रॉपर चल रहा है, बैलेंस से चल रहा है। हर एक के पीछे एक रीजन है, कोई ना कोई कारण है। कर्मों की गुहिया गति है, जो किया है वो मिल रहा है। एक बार एक मास्टर जी थे, गुरुजी थे। गुरुजी के सामने 3 चेले बैठे हुए थे। एक चेला कहता गुरुजी ये बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरा चेला कहता गुरुजी नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम भी ठीक हो। तीसरा चेले का दिमाग खटका, कहता गुरुजी इसने एक बात कही, आपने कहा ये भी सही,
उसने उसके दूसरी वाली बात कही, आप कहते वो भी सही, या तो ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं। गुरुजी ने लंबी दृष्टि उसको दी और कहा, यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी ठीक हो, जो हो रहा है स्वीकार करो, ठीक हो रहा है। और आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों हुआ, तो खुशी गई, सब कुछ गया। माइंड की सेटिंग है, सारा ज्ञान यहाँ जो शिव बाबा दे रहा है वो माइंड को ठीक करने का ही तो है। एक गुरुजी थे, शिष्य उनके पास आए, कहता गुरुजी गांव से एक आदमी आया है, कहता मैं आश्रम को भैंस दे रहा हूँ या गाय दे रहा हूँ। गुरुजी कहते गाय, कहते बांध लो, आराम से ताज़ा दूध पिया करेंगे अपने गाय का। रख ली गई गाय, 1 महीना तक सबने दूध पिया। 1 महीने के बाद शिष्य फिर आया, कहता गुरुजी बड़ी बैड न्यूज है। कहते क्या हो गया, कहते जिसने गाय दी थी कहता मैं ले जानी वापस। कहता है फिर तू काहे को घबराता है, अब तुझे गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में खुश रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता। आप इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, खुश रहना है, आपने रह सकते हैं। बस यही ज्ञान है। लास्ट में समाप्त करते हैं। आप सब आए, 2 दिन आपने सुना, आगे भी आते रहना। जो पहली बार आए हैं वो आगे भी यहाँ 7 डेज कोर्स जो कराते हैं ज्ञान का, मेडिटेशन का, उसे ज़रूर करना। कभी भी सवेरे से शाम तक दीदी से टाइम लेके आधा घंटा आना होता है, तो वो मेडिटेशन का बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राजयोग के क्या बेसिक्स हैं वो भी सीखना और संस्था से जुड़े रहना। कभी कभी वाले नहीं, थोड़े अपना और फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ आने की। जो कभी कभी आते हैं वो सोचो कि वीरवार के दिन भोग लगता है भगवान को, उस दिन तो आना है। संडे के दिन छुट्टी होती है, उस दिन आना है। और जो आ जाते हैं 2 दिन, वो सोचो जी मैंने 7 दिन आना है। रेगुलर जो आएंगे तभी तो प्राप्ति है। ये पढ़ाई 1 दिन की नहीं है, 1 घंटे की नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है यार, आना पड़ता है। यहाँ की यही फीस है, एक आना, 1 बार आना है दिन में। 2 आना भी दे सकते हो तो 2 बार आ जाओ। मॉर्निंग में भी क्लास है, इवनिंग में भी क्लास है ना। और परमानेंट आपके शहर में सेंटर है, ये नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर माउंट आबू जाना पड़ेगा, आपके शहर में ही है। तो इसलिए तो खोला है कि आप आते रहें रोज़। तो रोज़ आना है, आपका अपना घर है। और जितना आएंगे सीखेंगे, धीरे धीरे जीवन अच्छा बनता जाएगा। फिर आप कहेंगे वाह रे में मेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।